बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद शहजाद एंड वेलकम टू ऑल इन मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, जो डिस्कशन होगी हमारी, हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। हम देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी कब हुई और किसने की, और कौन सा हमारे पास सोर्स ऑर्गेनिज्म था, सोर्स सेल था, जिसके ज़रिए हमने न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट किया, आइसोलेट किया। उसके बाद हम देखेंगे इसकी कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर किस तरह की है, और इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास अगर पेंटोस शुगर है तो उसकी कौन कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी, नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी हैं, और फॉस्फोरिक एसिड का क्या पार्टिसिपेशन है इसके अंदर। ये सारा कुछ आज के लेक्चर का हिस्सा होगा। और जो हमारा मेनली डिस्कशन का जो पॉइंट्स है वो डीएनए और आरएनए होगा, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हमारे पास साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक मैस्चर। इस साइंटिस्ट ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड को फर्स्टली आइसोलेट किया एक पस सेल से। ये हमारे पास एक पस सेल है, और पस सेल का ये आप देखें न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर आपको ये क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला जो साइंटिस्ट था हमारे पास एफएम साइंटिस्ट है, इसने पस सेल लिया और पस सेल के न्यूक्लियस में से इसने डीएनए और आरएनए को आइसोलेट किया। चूँकि इसने इस न्यूक्लियस से निकाला था, उस वजह से इसका नाम इसने रखा न्यूक्लिक। और जो न्यूक्लियस के अंदर इसकी जो पीएच थी वो एसिडिक थी, तो इसका कंप्लीट नाम इसने रख दिया न्यूक्लिक एसिड। सो ये हमारे पास साइंटिस्ट है एफ मिस्चर, जिसने 1869 में न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लिक एसिड हैव फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1869 बाय एफ मिस्चर फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ द पस सेल। जो न्यूक्लिक एसिड है उसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया, अलहदा किया गया 1869 में, और एफ मिस्चर साइंटिस्ट था जिसने इसको एक पस सेल के न्यूक्लियस से अलहदा किया था। ड्यू टू देयर आइसोलेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस से अलहदगी की वजह से एंड देयर एसिडिक नेचर, और इनकी जो नेचर है वो एसिडिक है, दे वर नेम्ड न्यूक्लिक एसिड। इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड की, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। सो जो सा डीएनए और आरएनए हमारे पास है, ये दोनों टाइप्स हैं न्यूक्लिक एसिड की। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स हैं इसकी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए। अब डीएनए से डी से मुराद डीऑक्सी, राइबो और एन से मुराद न्यूक्लिक, और ए से मुराद एसिड। सो कंप्लीट हमारे पास फॉर्म आ जाएगी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। आर स्टैंड फॉर राइबो, एन स्टैंड फॉर न्यूक्लियो और न्यूक्लिक, और ए स्टैंड फॉर एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पर हमने दोनों टाइप्स का थोड़ा सा आइडिया ले लिया है। अब हम देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। डीएनए अकर इन क्रोमोसोम्स, डीएनए क्रोमोसोम में होते हैं और क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस में। या अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो उस केस में ये होंगे साइटोप्लाज्म में। इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जो कि सेल के न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स, एंड इन मच लेसर अमाउंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, और थोड़ी सी मिकदार में ये होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब हम बात करेंगे आरएनए की। आरएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक मैस लाइक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस, तो ये उसके अंदर प्रेजेंट होंगे आरएनए। इन द राइबोसोम्स, राइबोसोम के अंदर होंगे। इन द साइटोसोल, और साइटोप्लाज्म का जो पार्ट है साइटोसोल, उसके अंदर भी एग्जिस्ट करेंगे। एंड इन स्मॉलर अमाउंट इन अदर पार्ट ऑफ द सेल, और थोड़ी सी क्वांटिटी में सेल के दूसरे हिस्सों में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। बात हो रही है डीएनए और आरएनए की। डीएनए और आरएनए दोनों टाइप्स हैं न्यूक्लिक एसिड की, जिसको डिस्कवर किया था एफ मिस्टर साइंटिस्ट ने 1869 में। अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो न्यूक्लिक एसिड आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं। दे आर द पॉलीमर ऑफ यूनिट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये पॉलीमर है, एक मॉलिक्यूल है काफ़ी चीज़ों का, और वो जो काफ़ी चीज़ें हैं वो न्यूक्लियोटाइड हैं। काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो जो एक मॉलिक्यूल बनेगा, पॉलीमर बनेगा, उसको हम बोलेंगे डीएनए और आरएनए। चूँकि न्यूक्लियोटाइड डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। अब डीएनए में और आरएनए में कौन कौन सी न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसका थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है। डीएनए इज मेड अप ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, वाइल आरएनए इज कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब जो डीएनए है उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है, जिसकी सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन निकली हुई हो।
इसलिए इसको हम बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। और वो न्यूक्लियोटाइड जो प्योर राइबोज शुगर से मिलकर बना हो, जिससे ऑक्सीजन रिमूव ना हुई हो, उससे मिलकर बना हो, उसको हम बोलेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड। ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, अब अगर वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हैं या राइबोन्यूक्लियोटाइड हैं, दोनों के केसेस में जो मेन कंपोनेंट हमारे पास हैं वो 3 हैं। 5 कार्बन मोनोसेक्राइड्स अ पेंटोस शुगर, जिसको राइबोस शुगर का भी नाम दिया जाता है। नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेस, कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होंगी, उनके हम डिवीजन अभी देखेंगे कौन कौन सी डिवीजन हैं और कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस हैं। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास होगा फॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ पर भी कंपोनेंट देख सकते हैं, ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है और ये हमारे पास पेंटोस शुगर है और ये फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फेट ग्रुप है। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये अटैच होगी पेंटोस शुगर के साथ और पेंटोस शुगर के साथ ही अटैच होगा फॉस्फेट। तो ये तीनों का जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आएगा, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड का जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ये बनाएगा डीएनए को भी और आरएनए को भी, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इन ए टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजनस बेसिस इज अटैच्ड टू द पोजीशन 1 ऑफ द पेंटोस शुगर while phosphoric acid is attached at carbon number 5 of pentose sugar। अभी हमारे पास पेंटोस शुगर है, ये उसकी कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब जो पहली कार्बन है इसके साथ ये नाइट्रोजनस बेस अटैच है जिसका नाम है एडिनिन, और ये कार्बन नंबर 5 है जिसके साथ फॉस्फोरिक एसिड अटैच है। 3 फॉस्फेट हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये हमारे पास फॉस्फेट कार्बन नंबर 5 पे और नाइट्रोजन बेस कार्बन नंबर 1 पे। अब जो ये वाली शुगर है इसका नाम है राइबोज शुगर, जिसके ऊपर बात हो रही है। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड अ पेंटोस शुगर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। अब जब ये नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी पेंटोस शुगर के साथ, तो ये दोनों चीज़ों का जो हमारे पास कलेक्शन होगी, क्लस्टर होगा, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अब जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। या हम ये भी बोल सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस, ये पेंटोस शुगर और ये एक फॉस्फेट भी मिल जाए, 2 मिल जाए या 3 मिल जाए, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। अब ऑलरेडी आपको पता है, आपने ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑलरेडी पीछे समझा हुआ है, हमने इसका लेक्चर एक बनाया था जिसमें आपको समझाने की कोशिश की गई थी। अब ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है। अब मैं सिंपल से इसको याद करने का आपको मेथड बताता हूँ। आपने पहले ये हेक्सागोनल 6 कॉर्नर्ड वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना है और उसके एक किनारे पे आपने पेंटोस मतलब कि जो 5 कॉर्नर्ड स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर लेनी है। एक 6 कॉर्नर्ड हो जाएगा और एक 5 कॉर्नर्ड हो जाएगी। अब जहाँ पे ये मिल रहे हैं आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। एक आप कार्बन लिखते जाएं, एक नाइट्रोजन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन और बस फिर ख़त्म हो जाएगा। इसके इस सीक्वेंस से आप याद करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद भी रहेंगी। उसके बाद जहाँ से मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके जा रहा हूँ, तो उसने 3 चीज़ों को टच किया। इसको टच किया तो डबल बॉन्ड बना दिया, इसको टच किया तो डबल बॉन्ड है, इसको भी टच किया तो ये डबल बॉन्ड है। ये कोई लॉजिक नहीं है, मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा लें और 3 लाइनों को ये क्रॉस करेगी, तीनों के साथ आपने डबल बॉन्ड बना देना है और ऊपर एक ये डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन के साथ हमारे पास अमीनो ग्रुप अटैच है। उसके बाद यहाँ पर आपने देखना है कि जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी है 3, तो वो 3 बॉन्ड बनाएगी। जो कार्बन है उसकी वैलेंसी है 4, तो वो 4 बॉन्ड बनाएगी। अब जहाँ पर कार्बन की वैलेंसी आपको थोड़ी लगे, आपने उसको अटैच उसके साथ कर देना है H को, हाइड्रोजन को, उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इस साइड पे भी आपने किया है और इस साइड पे भी आप कर लेंगे। ये जो शुगर हमारे पास राइबोज है, इसका ऑलरेडी हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं, सो वो दोबारा मेरा नहीं ख्याल रिकॉल करवाने की ज़रूरत है। और उसकी 5वीं कार्बन के साथ जो OH ग्रुप था वो रिमूव हो जाएगा और फॉस्फोरिक एसिड का H चला जाएगा। सो एक फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज डेवलप हो जाएगा जब भी न्यूक्लियोटाइड बनेगा। एक शॉर्ट सी फॉर्म फिर बता रहा हूँ कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। जब उनके साथ फॉस्फेट भी आ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। सो ये न्यूक्लियोटाइड ही मिलके DNA और RNA को सिंथेसाइज करेंगे। Each nucleotide of RNA contain ribose sugar, whereas sugar in each nucleotide of DNA is deoxyribose। अब इस चीज़ को आपने थोड़ा सा रिकॉल करना देखना है। अब ये देखें, ये हमारे पास राइबोस शुगर है, ये वाली नीचे वाली, ऊपर वाली को अब इग्नोर कर देना। जो हमारे पास ये वाली एडेनिन है इसको इग्नोर कर दें, इसको भी इग्नोर कर दें। ये चेक करें, यहाँ से लेके ये यहाँ तक हमारे पास राइबोस शुगर है, ये भी राइबोस शुगर है। अब ये देखें, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2। अब कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुआ तो इसको हम बोलेंगे ये राइबोस शुगर है।
अगर ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, जैसे कि यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे रिमूव है, अगर रिमूव होगी तो इस राइबोज, तो इस पेंटोज शुगर का नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज। अगर रिमूव नहीं हुई तो पेंटोज का नाम होगा राइबोज। अगर OH ग्रुप है, ऑक्सीजन रिमूव नहीं है, तो इसका नाम है राइबोज और ये RNA के अंदर पाई जाएगी, राइबोन्यूक्लियोटाइड बनाएगी। और अगर कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है तो ये डीऑक्सीराइबोज बन जाएगी और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनाएगी, DNA में पाई जाएगी। अब जो ये वाली है ये RNA के अंदर एग्जिस्ट करेगी और ये वाली जौन सी है ये DNA के अंदर एग्जिस्ट करेगी। और ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच है और इस तरफ से भी देख लें, और 5th का ये OH है, यहाँ से रिमूव हो गए फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट अटैच होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। OH रिमूव हुआ और फॉस्फोरिक एसिड का यहाँ पर जो H है उसने अपना एसिड ने H रिलीज़ किया और शुगर से निकल गया हमारे पास OH, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा और ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ऑक्सीजन रिमूव फ्रॉम OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 2, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, कार्बन नंबर 2 से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी तो वो डीऑक्सीराइबोज शुगर कहलाएगी जो DNA के अंदर होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, पेंटोज शुगर। 2 टाइप हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन रिमूव है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है और अगर रिमूव नहीं है तो राइबोज शुगर है। सो यही फॉर्म दोनों लिखी हुई हैं। जो राइबोज शुगर है वो RNA के अंदर होगी और जो DNA के अंदर है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। और इसके मिलने से जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और जो इसके मिलने से बनेगा उसको हम बोलेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइट्रोजनस बेसिस की, तो नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 2 तरह की हैं, 2 तरह से हमने इनको डिज़ाइन किया हुआ है। हमारे पास एक है प्यूरिन और एक है पाइरीमिडीन। अब जो सी प्यूरिन है वो हमारे पास, ये चेक करें, जो 2 ऊपर वाली हैं जिनके नाम है एडेनिन और गावानिन AG, ये हमारे पास प्यूरिन है, इसमें A और G आ जाएंगे, एडेनिन और गावानिन आ जाएंगे। आप ये देख रहे हैं ये डबल रिंग है दोनों और इनकी लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा हमारे पास है पाइरीमिडीन। पाइरीमिडीन में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाएंगी, CTU, आप इसे याद रख सकते हैं, CTU से CT और U, और ये चेक कर लें हमारे पास सिंगल रिंग है, सो इनकी लेंथ भी क्या होगी, कम होगी। नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स। नाइट्रोजनस बेसिस की 2 टाइप्स हैं। सिंगल रिंग्ड पाइरीमिडीन्स, जो पाइरीमिडीन है वो सिंगल रिंग से बनी हुई है, जैसे कि ये तीनों नीचे हैं, एंड डबल रिंग्ड प्यूरिन्स, और जो डबल रिंग है ये जो ऊपर हैं आपको नज़र आ रही ये प्यूरिन्स हैं। पाइरीमिडीन्स आर, पाइरीमिडीन में क्या आ जाएगा, साइटोसिन जिसको आप एब्रीवेट कर सकते हैं C से, थायमिन जिसको एब्रीवेट किया जा सकता है T से, यूरोसिल एब्रीवेटेड एज U। और जो प्यूरिन हमारे पास हैं आर एडेनिन एब्रीवेटेड एज A, गानिन एब्रीवेटेड एज G। सो हमारे पास A और G जोन सी होंगी वो प्यूरिन होंगी और CTU जोन सी होंगी वो CT और U वो होंगी पाइरीमिडीन में। अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 हैज़ द एबिलिटी टू डेवलप एस्टर लिंकेज विद OH ग्रुप ऑफ द पेंटोज शुगर। अब आप इसको वही चीज़ें बार बार आ रही हैं, ये जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, ये हमारे पास पेंटोज शुगर है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5th CH2OH था इसके साथ, और वो जो OH था इसका ऑक्सीजन ने, सॉरी, इस शुगर ने उसको रिमूव कर दिया है। ये हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है, इसका जो ये H है ये रिमूव हो जाएगा, सो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो एस्टर बॉन्ड बन जाएगा फॉस्फेट के अंदर और राइबोज शुगर के अंदर, सो इसी को हम बोलेंगे एस्टर बॉन्ड। और जब ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट आपस में मिल जाएंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। सो ये था गाइस आज का हमारा लेक्चर, और आज के लेक्चर के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर आ जाता है, टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर्स की 2 टाइप्स थी, राइबोज वाली थी और डीऑक्सीराइबोज वाली थी। उसका मैंने आपको क्रिटिकल कंडीशन बताएं कि कौन कौन सी हैं और किस तरह से बनती हैं। उसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो हमने 2 डिस्कस की हैं, और उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड हमारे पास है, और राइट नॉट ऑन न्यूक्लिक एसिड एज अ लॉन्ग भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से बेस करते हैं सेकेंडरी के कुछ चैप्टर्स भी। सो अगर आपको ये क्लियर हैं तो सेकेंडरी के कुछ चैप्टर्स हैं वो इजीली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट में। ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का पार्ट 1 था, अभी इसके 2 पार्ट्स और हमारे पास हैं जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर होंगे। नेक्स्ट में हम डिटेल डिस्कस करेंगे DNA को और उसके बाद डिस्कस करेंगे RNA को। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।